नमस्कार मैडम जी। फिर हम आप एक बार फिर आपसे मुताबिक हैं कि महाराष्ट्र की जो राजनीति में उथल पुथल हो रही है बहुत ज़्यादा। कल बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर जिस तरीके से दोनों मुख्यमंत्रियों को मंच पर जगह नहीं दी गई और वहीं राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने अपने भाषण दिए और उनको किस तरीके से निगलेक्ट किया, उनका एक तरह से बाइकआउट ही समझ लो किया गया है। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ ये जो घटना हुई है चैतन्य भूमि पर, जिसमें कि दोनों उप प्रधानमंत्री भी दे वर सपोज टू स्पीक ऑन दैट अम्बेडकर जी की जयंती पे। और जिस तरह से पहले देखिए उनको नेग्लेक्ट किया गया, ये सब हमने सबने देखा है और हमें तो कोई इस पे आश्चर्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि इनके साथ इस तरह किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये हम नहीं, मेरे ख्याल से पूरा देश इस बात को जानता है कि द वे द बीजेपी ट्रीट्स देयर अलायंस, ये बात सबको पता है। और जिस तरह का उनका अपमान हुआ है, और वो अभी कवर अप करने के लिए बोल रहे हैं, उस समय तो वो दोनों ही उठ के चले गए, है ना, जिस समय ये घटना हुई है। और ये जो मेरे ख्याल से ये जो फंक्शन था, इसको मुंबई नगर महापालिका और चैतन्य भूमि के प्रबंधक लोग हैं जिन्होंने उसको आयोजित किया था। और सबसे पहले इन दोनों का ही भाषण होना था बिफोर द सीएम एंड द गवर्नर, बट आई थिंक उसको कट कर दिया गया और ये लोग भी वहां से बड़े रेड फेस वहां से चले गए उस समय उठ के। और देखिए, अगर आप ये बोल रहे कि नहीं, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, हम तो उठ के चले गए, हमारी तो बड़ी दोस्ती है आपस में, पर अगर ऐसा था तो उनके देखिए जो उप प्रधानमंत्री उप चीफ मिनिस्टर यानी के जो मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के जो कार्यालय हैं, उनसे इस बात का ऑब्जेक्शन किया उन्होंने। और उन्होंने दोनों ही, चाहे वो चैतन्य भूमि प्रबंधक हो या मुंबई नगर महापालिका हो, उनके ऑफिसर्स को उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि वाई इट वाज सो, मतलब ऐसा क्यों हुआ। पर उनको कोई भी स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, कोई भी मतलब कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। तो उन्होंने यहाँ तक भी बोला। सेक्रेटरी फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर रख लिया अच्छा। अलग से। हम्म। और हमारा डिप्टी सीएम पवार साहब, अजीत पवार साहब वहाँ के डिप्टी और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हैं। जी तो बिल्कुल। क्या उन पर दबाव डालने की स्ट्रेटजी है, क्या है, मतलब नहीं, ये तो बिल्कुल क्या कहना? मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, एंक्रोचमेंट हुआ है ऑन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर प्रैक्टिकली आप सोचिए, वो तो बोलने में ज्यादा अच्छी नहीं लगती बात, पर एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो भी जो कि मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के काफी प्रवीण समथिंग उनका नाम है, जो कि उनके काफी ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट है, उनको रखा गया है उसमें। और देखिए, मेरे ख्याल से उनको बहुत अथॉरिटी भी है उनको, बिकॉज वो दे ही कैन किसी भी समय वो उनका चेक कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे उनको ऐसा कह के रखा गया है कि भाई 1947 के 2047 के विजन के लिए उनको रखा गया है। गिवन अ टारगेट टू फॉर दिस थिंग। एंड देखिए, उसके अलावा उनके जो मतलब वो बेसिकली बात ये है कि वो कुछ भी चीज को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की। एंड वो एक मतलब क्वार्टरली मीटिंग्स कर सकते हैं। ही कैन कॉल द फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टाफ एनी टाइम एंड कैन डू अ मीटिंग। सो ऑलमोस्ट आप ही समझ लीजिए कि एक आदमी उनके ऊपर बिठा दिया गया है, जो प्रैक्टिकली आप हिंदी में बोलते हैं ना, जिस मतलब एक आदमी उनके ऊपर बिठा दिया गया है। और ये बेसिकली यही है कि उनके हाथ से अधिकार छीनने वाली बात है। अब वो इस बात को माने या ना माने, है ना, ये अलग अलग बात है, पर ये मतलब है तो यही बात। क्या कारण है? जब गृह मंत्री भी महाराष्ट्र गए थे तो शिंदे साहब मीटिंग लेने गए थे, लेकिन शिंदे वहां पर मौजूद नहीं थे। तो मतलब देखिए, उसमें क्या उनकी इस देखते हैं तरह की कि क्या खबरें, उनका वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या देखिए, कर इस रहे हैं? तरह की खबरें तो वहां से आती ही रहती हैं। और हर समय ही हमारे जो शिंदे साहब हैं, वो भी जाके कभी भी को भवन में बैठ जाते हैं, गांव में चले जाते हैं अपने, फिर उसके बाद आके कहते हैं कि नहीं, वो तो कुछ नहीं था, वो तो मैं ऐसे ही चला गया था, ये था होता। तो और इन दिस थिंग ऑल्सो, पहले तो आप चले गए उठ गए वहां से, उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं, ये तो कोई हमारा अपमान नहीं था। तो हमने भी देखा है कि ये लोग पहले कैसे रहते थे, अब इनका क्या हालत है उस गवर्नमेंट में, महायुति में। चाहे आप जितना भी बोले कि हमारी कोई रिफ्ट नहीं है या कुछ नहीं है, ये सब चीजें बड़ी ओबियस। क्या कहना चाहते हैं? अब एक बात हम करते हैं, दिल्ली की बात हम करते हैं। दिल्ली के 50 दिन दिल्ली सरकार को दिल्ली में बने हुए हो गया है, लेकिन कहीं भी कोई भी चीज इम्प्लीमेंट कैसे देखते हैं? महिलाओं को 2500 रुपये गैस सिलेंडर देने का, होली दिवाली गैस सिलेंडर देने का, पेंशन देने का, और ज्यादातर लाल कार्ड जो बनने की बात कर रही डीटीसी में महिलाओं को फ्री मिलता था, वो भी कहीं ना कहीं बंद करने की बात देखिए ये होती बात जा रही तो है। देखिए ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है कि 50 दिन हो चुके हैं। होली में भी हमें इंतजार था कि भाई फ्री सिलेंडर मिलने वाला है, और वो इंतजार तो चलिए खत्म हुआ। और उसके बाद जो 50 रुपए दाम भी बढ़ गया सिलेंडर का, है ना, बैठे बैठे। है ना, आप जो महिलाओं की बात करते हैं आप, मुझे नहीं पता कि वो 2500 रुपए कब आएंगे,
है ना। बस के लिए आप बोल रहे हो रेड कार्ड बनेगा। अरे पहले तो हमें देखते ही पता चल जाता था कि महिला है, इसको फ्री है। अब उसके लिए भी एक रेड कार्ड चाहिए। तो मतलब देखिए, और बाकी भी जो चीजें हैं, हमने सबने देखा है कि अभी तक क्या काम हुआ है सिर्फ बातों के, है ना। क्या इन्होंने कुछ हमें बताया नहीं हुआ है। पिछली सरकार में उपराज्यपाल जो दिल्ली के थे बहुत सक्रिय थे, हर चीज में बड़े आगे आगे रहते थे, ज्ञान में इन सब में चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ सालों से, जब से सरकार बनी, कुछ महीनों से उपराज्यपाल के कहीं कोई बयान नहीं आ रहे, कहीं कुछ ऐसा नहीं आ रहा। तो क्या ये एक पॉलिसी के मैटर पे काम कर रहे थे देखिए, उपराज्यपाल? ये दिल्ली की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। ये ना जो जो इनका एक तरह से वो मतलब इंटरफेयर करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब ये इन्हीं की गवर्नमेंट चली गई है और बिना जो चुने हुए व्यक्ति हैं, जो चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं, उसकी कुछ चलती नहीं है। तो ये आपने दिल्ली में देखा, और अभी मतलब आप देख लीजिए, अब चुप है वो। अदरवाइज तो हर चीज में उनको ऑब्जेक्शन था। एक आदमी जो ठीक से काम कर रहा था, उसको आप हमेशा ऑलवेज यू आर हैरेसिंग हिम। एंड ये यहाँ की नहीं है, जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर ये सब चीजें चलती ही रहती हैं। अभी आप लेटेस्ट आपको बताइए कि एक और भी है गवर्नर जिनके साथ ऊपर ये आरोप है। तो और बाकी तो हमने देखे, ये महाराष्ट्र में कोश्यारी जी थे, या ये जो लेटेस्ट है तमिलनाडु वगैरह का, तो सबने। वक्त वक्त बिल पे आपका क्या कहना? लगातार प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हो रहा है और देखिए, उन्हें कहा जा रहा है कि नहीं, ये गरीबों के लिए है। लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, हमारा ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, चाहे कोई पार्टी सपोर्ट करे ना करे। देखिए, मेरा तो यही कहना है कि पार्टी, उनको भी मेरे ख्याल से किसी पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उनके मन की बात है, इसलिए शायद वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, पर फिर भी मैं कहूंगी कि कोई भी प्रदर्शन हो, उसको शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और ये जो हिंसा हो रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा बंगाल में या कहीं भी और भी जगहों पर हिंसा हो रही है। और जिस तरह से एक पोलराइजेशन की, मतलब हमारी सत्ता पार्टी का हमेशा ही ये रहता है कि एक पोलराइजेशन फैलाया जाए, है ना। किसी भी समय कोई भी वक्तव्य दे देते हैं, हमारे बड़े बड़े जो बीजेपी के टीचर्स हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कभी आपने देखी, अभी थोड़े दिन में बोल दिया कि पंचर लगा दें, अगर वक्फ बोर्ड ने ठीक से काम किया होता तो वो लोग, मुसलमान लोग, आज पंचर नहीं लगाते। तो मेरा सवाल इतना है कि ये पंचर लगाने वाले लोग क्या केवल मुसलमान हैं? और क्या जो इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इतना लोगों का कंट्रीब्यूशन है? ये मैं तो कहूंगी जीडीपी, जो लड़ाई थी हमारी स्वतंत्रता की, उसमें तो मुसलमानों का बहुत रोल था ही। और आज भी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारी जीडीपी में, इंडिया की? तो ये बातें करना मतलब बहुत ही, मेरे ख्याल से एक, वो भी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ऐसे कह सकते हैं, तो कोई भी कह सकता है ना। कि किसी, कोई भी आपको ये बोल देगा कि आप, कौन पंचर बनाता था, कौन चाय बनाता था, और कोई भी काम, जहां तक एक तरफ तो आप कहते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, है ना। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जो मैनुअल, जो सेप्टिक टैंक वगैरह साफ करते हैं, जो मैन उसमें घुसते हैं, वो अपनी मर्जी से ये काम करते हैं। तो ये तो मतलब बहुत अजीब सी बात है। आज भी जो दलितों की आप बात करते हो, आज भी 99% लोग जो ये सेप्टिक टैंक्स में घुसते हैं, या जो मैनहोल्स में घुसते हैं, वो सब दलित हैं। तो ये सब चीजें ना है, बिल्कुल प्रैक्टिकली नहीं है इंडिया में, ये तो बात माननी पड़ेगी।